Hello students, myself Manoj Swami. I have 17 years teaching experience in chemistry in coaching field. मैं अपने YouTube चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री पे रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ केमिस्ट्री की 11th-12th बोर्ड से रिलेटेड, IIT जी मेंस एडवांस नीट यूजी केवीपीवाई सभी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज या जितने भी टॉपिक्स हैं सभी की वीडियोस इसके ऊपर अपलोड होंगी। इसलिए चैनल पे रेगुलर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, और अल्फा बीटा और गामा जो रेज होती हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और वो क्यों रिलीज होते हैं किसी न्यूक्लियस से, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल में कन्वर्ट क्यों होता है, और उसी प्रॉपर्टीज को हम रेडियो एक्टिविटी नाम दे रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अनस्टेबल अगर न्यूक्लियस है तो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है, वो अपने आप को स्टेबल में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, और स्टेबल न्यूक्लियस बनने के दौरान वो कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज को रिलीज करता है। एनर्जेटिक पार्टिकल या एनर्जेटिक रेज होती है और उन रेज की रिलीजिंग की वजह से वो अपने आप को स्टेबल बना लेता है। कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है, इसका बेसिक रीजन ये है कि न्यूक्लियर वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम है, और बहुत कम होने की वजह से जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल जो मास होता है, नेट मास, कंसंट्रेटेड जो मास होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब प्रोटॉन, सभी प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। बहुत छोटे वॉल्यूम में इतने सारे पॉजिटिव चार्ज एक साथ नहीं रह सकते, इस वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। उस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए या उसको स्टेबल रखने के लिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन के साथ साथ। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का ही एक सबसे छोटा न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें केवल एक प्रोटॉन है, उसमें कोई दूसरा प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन नहीं होने की वजह से प्रेजेंट नहीं होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन नहीं होने की वजह से हाइड्रोजन की न्यूक्लियस के अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन की नीड नहीं होती। बाकी सभी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की नीड इसलिए होती है क्योंकि वहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन प्रेजेंट है। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन की प्रेजेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। उस इंटर कन्वर्जन की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। उस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मास का डिफेक्ट आता है, और वो मास का डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी उन न्यूक्लियॉन्स को मींस न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती है, विच इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो इसके अंदर नोट कर लेना क्योंकि सभी चीजें बोर्ड पे लिखी नहीं जाती हैं। जनरली न्यूक्लियस आर अनस्टेबल due to presence of proton-proton repulsion. Therefore, note कर लेना इसको। Therefore, some neutrons present with proton in nucleus. Therefore, some neutrons present with protons in nucleus. And interconversion take place between proton and neutron. Interconversion take place between protons and neutrons. Therefore, some mass defect take place which convert into energy, and which energy is used up to binding the nucleons, proton as well as neutrons, which is called binding energy. और उस binding energy की वजह से न्यूक्लियर स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की नीड न्यूट्रॉन की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन नहीं है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रिपल्सन होता है। कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन, जिसको मैं बता चुका हूँ 0 एंड 1 से हम नोट करते हैं, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन को H से भी नोट कर सकते हैं, हम P से भी नोट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे H से ही नोट कर रहा हूँ 1H1 प्लस में -1 ऑफ बीटा 0। मैंने आपको बता रखा है कि नीचे वाला नंबर का लेफ्ट हैंड साइड सम और राइट हैंड साइड जो सम होता है वो इक्वल होता है, उसी टाइप से अपर नंबर का भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सम इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 + 0 1 है, यहाँ पे 0 और 1 - 1 0 है। प्लस में कुछ मास डिफेक्ट आता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है देन बीटा एमिशन, यहाँ पे बीटा एमिशन होता है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन की वजह से बीटा एमिशन आता है, मास के डिफेक्ट की वजह से एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वो बंधे हुए रहते हैं। या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बीटा एमिशन से कन्वर्ट हो सकता है, बीटा बाहर निकाल के कन्वर्ट हो सकता है, या फिर पॉजिट्रॉन कैप्चर, क्योंकि बीटा का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन को कैप्चर करके भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। मींस 0 and 1 प्लस कैप्चर किया इसने +1 बीटा 0 को व्हिच इज पॉजिट्रॉन, इट कन्वर्ट इनटू 1H1 प्लस में एनर्जी। एटॉमिक नंबर्स का सम 1 है और यहाँ पे भी 1 है, एटॉमिक मास या मास नंबर का सम भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, इट इज पॉजिट्रॉन कैप्चर। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉजिट्रॉन कैप्चर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बीटा एमिशन से या फिर पॉजिट्रॉन कैप्चर से कन्वर्ट हो सकता है। इसी टाइप से कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा एमिशन करता है, तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा कैप्चर कर लेगा, बीटा कैप्चर इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो पॉजिट्रॉन कैप्चर करता है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो पॉजिट्रॉन एमिशन कर देगा। तो एक तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर रिएक्शन, कि प्रोटॉन बीटा कैप्चर से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये बहुत कम AMU में होती है, लेकिन इनकी एनर्जी एटॉमिक मास यूनिट है, मास का डिफेक्ट आता है बहुत कम में आता है, बहुत कम मींस 0.00015 AMU इस टाइप का डिफेक्ट आता है पर न्यूक्लियन। और वो डिफेक्ट जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, और आइंस्टीन इक्वेशन E = mc² है। तो c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसका भी स्क्वायर है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा डेवलप होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी कि इसको हम बोलते हैं बीटा कैप्चर या फिर के कैप्चर। के कैप्चर, के इज फर्स्ट सेल, न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है न्यूक्लियस। किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए उस कैप्चर को हम नाम देते हैं के कैप्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल, और जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो चुका होता है। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो एटॉमिक नंबर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रहेंगे, यानी नेट जो एटम होगा वो न्यूट्रल ही रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिट्रॉन को रिलीज कर देता है प्लस एनर्जी, दैट इज पॉजिट्रॉन एमिशन। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है किस किस से, एक तो बीटा कैप्चर से या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर से या फिर के कैप्चर से। फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है न्यूक्लियस प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए, और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्जन पॉजिट्रॉन एमिशन की वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, या फिर नहीं होगा तो उसमें कौन सी रिएक्शन होगी जिसकी वजह से मास डिफेक्ट से वो एनर्जी में कन्वर्जन कर लेगा। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो से। N/P जनरली सभी एलिमेंट्स के लिए जब N/P N और P के बीच में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर ऑल्सो,
तो हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन शुरुआत में तो हाइड्रोजन को छोड़ के लगभग इक्वल चलते हैं, लगभग 20 तक इक्वल चलते हैं, यानी कि इनके बीच में जो रेशियो आना चाहिए वो लगभग 1 आना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होता है और न्यूट्रॉन एक से ज़्यादा ऐड होने लगते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को स्टेबल रखना होता है। इसलिए जो रेशियो आता है वो इस टाइप से आता है कि 20 तक तो इसी टाइप से चलेगा और बाद में जाके एक बेल्ट की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से। इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। यहाँ पे n/p इज 1, यहाँ पे n/p इज लेस देन 1 और यहाँ पे n/p इज ग्रेटर देन 1। जब n/p लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो, ये रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी रेशियो है। जो बेल्ट बनाई है वो एक रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी रेशियो है, यानी कि इसमें जो n/p की वैल्यू होगी वो 1 to 1.6 के बीच में हो सकती है। यानी यहाँ पे भी अगर न्यूक्लियस होगा तो अनस्टेबल होगा और यहाँ पे भी अगर न्यूक्लियस होगा तो अनस्टेबल होगा। यानी न्यूक्लियस का रिक्वायर्ड जो स्टेबिलिटी n/p रेशियो है वो इस बेल के बीच में आता है। शुरुआत में जब हम 20 एलिमेंट तक देखते हैं, 20 एलिमेंट तक, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल चल रहे होते हैं, लेकिन बाद में चल के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाते हैं बजाय नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसलिए एक बेल्ट का रूप ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें किसी एलिमेंट की कि सपोज तो कोई एलिमेंट 90 नंबर पे है, तो 90 नंबर पे एलिमेंट के बहुत ज़्यादा आइसोटोप पाए जाएंगे। एक आइसोटोप का ये n/p रेशियो है जो स्टेबल रखता है उसको, उसी का दूसरा आइसोटोप ये है जिसका n/p ये होगा जो उसको स्टेबल रख सकता है, उसी का तीसरा ये है जिसका n/p ये होगा। तो एक बेल्ट का रूप ले लिया, यानी कि हायर जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हर एक आइसोटोप्स के लिए n/p जो रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए एक बेल्ट ले ली उसने। ठीक है, हायर जो एलिमेंट होते हैं एक एक एलिमेंट के 20-20 आइसोटोप हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो उन सभी आइसोटोप्स के स्टेबिलिटी बेल्ट को हम इस चीज़ में एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि when n/p is less than 1 or n/p is greater than 1.6, then nucleus is always unstable. न्यूक्लियस हमेशा ही अनस्टेबल होगा। तो अगर 1 से कम है रिक्वायर्ड रेशियो n/p, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बजाय कम है, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। और जब n/p 1.6 से ज्यादा है या फिर रिक्वायर्ड रेशियो से ज्यादा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बजाय, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू या न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने लगता है ताकि न्यूक्लियस अपने रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी रेशियो पे पहुंच जाए। और उससे हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। यानी कि मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ न्यूक्लियस which contain n/p is less than 1 always unstable, always unstable except hydrogen, हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, if required ratio of nucleus is 1.3 means which is n/p and value of n/p is greater than 1.3 or n/p is less than 1.3, then it is unstable nucleus. अगर किसी न्यूक्लियस के लिए रिक्वायर्ड रेशियो उसकी स्टेबिलिटी का 1.3 है, तो अगर 1.3 से ज्यादा n/p है या 1.3 से कम n/p है तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। वो अपने n/p को 1.3 करेगा या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.3 करेगा। तो कैसे कर सकता है कि n/p 1.3 से अगर ज्यादा है तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा ताकि रिक्वायर्ड रेशियो पे पहुंच जाए।
और n/p 1.3 से कम है तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा ताकि 1.3 से पहुंचे। इसलिए हर न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी एक्सप्रेस करेगा अगर वो स्टेबल है तो अपने रिक्वायर्ड रेशियो पे पहुंचने के लिए, और जैसे ही वो रिक्वायर्ड रेशियो पे पहुंच जाएगा न्यूक्लियस विल बी स्टेबल एंड नॉट रेडियो एक्टिव। उस टाइम फिर वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा, यानी स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में ही अगला टॉपिक आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस स्टेबल कब होगा, जब n/p उसका एक रिक्वायर्ड रेशियो पे पहुंचा हुआ होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्जन करते रहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी डेवलप होती है और उस एनर्जी से वो बाइंड हो जाते हैं। जैसे सपोज करो एक ही न्यूट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, दोनों से एक न्यूक्लियस बनना है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बनना है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक न्यूक्लियस बनाएंगे। अब वो जो न्यूक्लियस बना है उसमें एक न्यूट्रॉन रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइनिंग से जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें एक न्यूट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन, वो दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे, जिसकी वजह से एक एनर्जी डेवलप होगी और वो एनर्जी इन दोनों को बांधे रखेगी, विच इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ बाय इंटर कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन and proton or proton and neutron, or in formation of nucleus some small mass defect take place which convert into energy according to E is equal to mc square, and this use for binding of nucleons is called बाइंडिंग एनर्जी। यानी अनस्टेबल अगर न्यूक्लियस पहले से ही बना हुआ है तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इंटर कन्वर्जन की वजह से अपने आप को स्टेबल रखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी डेवलप कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। जबकि सपोज करो हीलियम का न्यूक्लियस बनना है तो हीलियम के न्यूक्लियस के लिए 2 प्रोटॉन चाहिए, 2 न्यूट्रॉन चाहिए। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मींस 4 न्यूक्लियॉन्स आपस में जब कंबाइन होंगे उस टाइम भी एक एनर्जी रिलीज होगी जो उन चारों को बांध के रखेगी और नया न्यूक्लियस बन जाएगा। उस एनर्जी को हम नाम देंगे बाइंडिंग एनर्जी। दोनों चीज लिख दिया मैंने कि इंटर कन्वर्जेंस की वजह से या फिर फॉर्मेशन की वजह से न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूक्लियस को फॉर्मेट करेगा तो उस कंडीशन में भी बाइंडिंग एनर्जी डेवलप होगी, क्योंकि मास का डिफेक्ट आता है रिएक्शंस में और उस मास डिफेक्ट की वजह से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और एनर्जी में जो कन्वर्जन है वो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एनर्जी है। हम यहाँ पे मास डिफेक्ट ले रहे हैं डेल्टा एम को, मास डिफेक्ट इन एटॉमिक मास यूनिट AMU। देन E को मैं यहाँ डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विच इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, where delta E is binding energy, binding energy है ये delta E which is equal to delta M atomic mass unit। सपोज करो उसके अंदर डिफेक्ट आ गया एटॉमिक मास यूनिट में, मल्टीप्लाई बाय C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसका भी स्क्वायर है। देन डेल्टा E which is equal to delta M into AME की वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। जितना भी AMU आया वो डेल्टा M में पुट किया हमने और इतनी उसकी किलोग्राम में वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई बाय 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। देन डेल्टा E which is equal to इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे
देन इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 14.90 अप्रोक्स, और डेल्टा एम पहले रिप्रेजेंट करेगा मैंने, डेल्टा एम इंटू 14.904, 94 के लगभग आ रहा है लेकिन मैं 90 यूज कर रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻27 माइनस 11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू इज जूल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, यहाँ पे मैंने जूल रिप्रेजेंट कर दिया। देन डेल्टा एम इज, या फिर डेल्टा ए इज डेल्टा एम इंटू 14.94 इंटू 10⁻⁻11, ये जूल में है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रिप्रेजेंट करें तो 1 जूल विच इज इक्वल टू 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो डायरेक्ट हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तक नोट कर लो। डेल्टा ए विच इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.315 इंटू 10⁻, माइनस का 11 है प्लस का 9 है, 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड डेल्टा ए विच इज इक्वल टू 9.315 इंटू 10⁻² मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, m is mega which is 10⁶, and which is, ये डेल्टा एम मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम, एंड डेल्टा ए इज इक्वल टू 931.5 ऑफ डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, यानी कि हमें केवल मास डिफेक्ट इसमें पुट करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास आंसर आएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स के लिए है पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विच इज इक्वल टू नेट बाइंडिंग एनर्जी of nucleus divided by mass number. Mass number is sum of neutrons plus proton. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का सम होता है, यानी पर न्यूट्रॉन या पर प्रोटॉन कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, which is 9.6 into 10⁻10 joule per mole mega electron volt. 1 mega electron volt is 9.6 into 10⁻10 joule per mole. इसी टाइप से हम पैकिंग फ्रैक्शन में निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन से हम बता सकते हैं कि कौन न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम। पैकिंग फ्रैक्शन PF which is equal to isotopic mass number minus mass number divided by mass number multiplied by 10⁴. Generally packing fraction is negative or it can be 0 in case of 1h1. पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जनरली नेगेटिव होता है, जितने कम वैल्यू होगी पैकिंग फ्रैक्शन की या जितने मोर नेगेटिव होगा उतना ही स्टेबल होगा न्यूक्लियस। व्हेन पैकिंग फ्रैक्शन इज मोर नेगेटिव
एंड हायर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब सपोज करो बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कि एक आपके पास प्रोटॉन का मास दिया हुआ है आपके पास 1.008 और न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है सपोज करो 1.00 या 1.007 दिया हुआ है और 1.0075 दिया हुआ है न्यूट्रॉन का मास। और हीलियम का न्यूक्लियस फॉर्मेट करना है 2He4 मींस 2 प्रोटॉन चाहिए और 2 न्यूट्रॉन। तो नेट मास which is equal to 2 into proton plus 2 into neutron which is equal to 2 into 1.007 plus 2 into 1.0075 and which is equal to 2.014 plus में 2.0150 which is equal to 4.029। सपोज करो एग्जैक्ट मास तो हमारे पास आना चाहिए, जब एक न्यूक्लियस फॉर्मेट हुआ है हीलियम का तो एग्जैक्ट मास तो आना चाहिए 4.029, लेकिन मास ऑफ न्यूक्लियस आ रहा है विच इज इक्वल टू 4.027। सपोज करो कि न्यूक्लियस का मास नेट मास है वो 4.027 है, जबकि इनके कॉम्बिनेशन से मास इतना आना चाहिए। तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में एक मास का डिफेक्ट आ चुका है, देन डेल्टा एम विच इज इक्वल टू 4.029 minus 4.027 which is equal to 0.002। एटॉमिक मास यूनिट का डिफेक्ट आ गया, ये AMU में है, इतना डिफेक्ट आ गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर उनको बांध के रखेगा। मास का डिफेक्ट बहुत कम आया है। मास नंबर को जनरली जो मास नंबर पुट करते हैं वो एग्जैक्ट मास नंबर हम पुट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, जबकि एक्चुअल में जो मास का डिफेक्ट आता है बहुत कम आता है। यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस बनने से पहले भी अगर था तो उसका 4 मास नंबर था और बन भी गया तो भी मास नंबर कितना है 4 है उसका, लेकिन बहुत कम डिफेक्ट आया है, वो डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू 931.5 इनटू ऑफ 0.002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियस के लिए एक न्यूक्लियस के लिए इतना आ गया, पर मोल के लिए निकालेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मोल के लिए उतना हो जाएगा, तो इतना क्या हो गया 0.0। अब पर न्यूक्लियन निकालना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कितने न्यूक्लियन है इसमें 4 है, विच इज इक्वल टू 931.5 इंटू 0.002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। इस टाइप से इसको नोट कर लेना और इस टाइप में फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। पर प्रोटॉन का मास ये है, पर न्यूट्रॉन का मास ये है, या टोटल मास इतना आना चाहिए, लेकिन मास न्यूक्लियस का इतना आ रहा है, तो मास जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही होगी उस टाइम मास का डिफेक्ट इतना आ चुका, उस मास के डिफेक्ट को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि एक न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी इतनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इतनी बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियस में, तो एक मोल न्यूक्लियस में कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो एक मोल न्यूक्लियस की भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकाली जाएगी तो 4 न्यूक्लियन है एक न्यूक्लियस